हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरतेज का यूट्यूब चैनल। देन कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट आपको दे दी है, जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ओनली ऑन यूट्यूब। देन अब हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम करेंगे इसके 6 पेज नंबर से। यस, 6 पेज नंबर से। यहाँ तक हमने 5 पेज नंबर तक हमने पढ़ लिया था। देन इसमें 6 पेज नंबर पे हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। देन देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। हम टेक अ मूंग एंड अ ग्राम सीड एंड जर्मिनेट दैम। आपने मूंग दाल या फिर ग्राम के सीड्स होते हैं ना, आप सबने देखे होंगे अपने घर में। आप सबको पता होगा मूंग और ग्रामीण चने के सीड लेने और उन्हें जर्मिनेट करना है। सेलेक्ट यस सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। हमें 3 इक्वल साइज की सीडलिंग लेनी जिसमें लोग उगाने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। हमने 3 एम्प्टी मतलब कि खाली ग्लासेस, जो भी आप ग्लास वगैरह लेंगे, और सिमिलर वेसल्स, उनकी सिमिलर वेसल्स होनी चाहिए। मार्क दैम ABC टू अ ग्लास। देखो हमने उसमें क्या करना है, आपने उसमें लिख देना है A, जैसे ग्लास A, ग्लास B एंड ग्लास C। टू अ ग्लास A add little amount of soil and mixed with a little cow dung or manure। हमने क्या करना है, एक गिलास में हमने थोड़ी सी अमाउंट में वो सॉइल लेनी है और उसे मिक्स करना है, और जो काव डंग होता है, मीन्स गाय का गोबर जो होता है वो लेना है, और मैन्योर, ठीक है, मैन्योर। देन इन ग्लास B put the same amount of soil mixed with a little यूरिया। देन हमने क्या करना है, ग्लास B में देन हमने क्या करना है, ग्लास बी में हमने लिखना है, एक ग्लास बी लेना है। उसमें सेम ही अमाउंट पे, जितनी अमाउंट हमने एक ग्लास में डाली थी सॉइल की, मीन्स मिट्टी की, उतनी अमाउंट हमने ग्लास बी में भी डालनी है, और उसे मिक्स करना है विद द यूरिया, लिटिल यूरिया में थोड़ा सा उसमें यूरिया भी मिक्स कर देना है हम। यस, हमारा मतलब कि ए और बी का तो पता चल गया। अब देखते हैं अगले में, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास सी। हमने उसी मात्रा में हमने जो कि ए और बी में यूज़ की है सॉइल की, उतनी मात्रा हमने सी में भी यूज़ करनी है, विदाउट एडिंग एनीथिंग। और उसके बाद हमने उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लासेस। हमने उन सभी ग्लासेस में पानी भी ऐड करना है। एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। और उसमें हमने जो भी कोई भी हमने, जैसे कि धनिया की लगानी है सीडलिंग, या किसी भी चीज़ की लगानी है, उसमें वो डाल दीजिए। नहीं, धनिया की नहीं, सॉरी, उसमें जो कि मूंग और ग्राम की थी ना, वो हमने डाल देनी है। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। उन्हें हमने अच्छी से सेफ से प्लेस में रखना है, और उसमें हमने पानी रोज़ डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बीच में आप उसके ग्रोथ के बारे में, आपके जो वो ग्रो कर रही है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। देन ये है हमारा बीकर ए, ये है बी एंड ये है सी, ठीक है। ये 3 बीकर हैं, और आप डिफरेंस देख सकते हैं किस में ज़्यादा उगी है। आप इसमें देखिए बी में कितने ज़्यादा ग्रोइंग हुई है। इसमें लिखा हुआ है ग्रोइंग सीडिंग विद द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हमने इसमें मैन्योर डाला था, फर्टिलाइजर भी डाला था, ठीक है। इस करके बी में ज़्यादा अच्छी तरह हमारी ग्रोथ हुई है प्लांट की, ठीक है। यस, नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। हमें इसमें बताने की कौन सा प्लांट है जो कि इसमें ग्लास में ग्रो किया है सेम प्लेस में। विच ग्लास शॉर्ट बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। आप बताइए कि कौन से ग्लास में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो हुई है पौधे की। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। कौन से ग्लास में सबसे ज़्यादा ग्रो जल्दी हुई है।
मतलब कि टाइम बहुत जल्दी हो चुकी है ग्रोथ की। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो कि केमिकल्स होते हैं वो एक रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो फर्टिलाइजर होते हैं फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। ऐसा क्यों है कि फर्टिलाइजर जो मैन्यूर से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर किस में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री से बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फोट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और आप जैसे कि एनपीके की याद कर लीजिए, ये इजी है। आप इसमें आप यूरिया भी याद कर सकते हैं, और आप सुपर फॉस्फेट भी याद कर सकते हैं, इजी है। जो भी आपको अच्छी तरह याद हो आप वही याद कर सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। वन सेकेंड। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops. हम देखते हैं कि हम यूज़ जब करते हैं फर्टिलाइजर्स का, जो फैक्ट्री से बनाए जाते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं फार्मर्स की, जिस वजह से हमें बेटर यील्ड मिलती है, जिससे हमें क्रॉप बहुत अच्छी उगती है, जैसे कि वीट की, पैडी की और मेज़ की। वीट, पैडी एंड मेज़। यस, आप मेरे को बता सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कि वीट, पैडी और मेज़ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। वीट गेहूँ, पैडी धान और मेज़ मक्की के दाने जो होते हैं, मक्की आप जानते होगे। बट excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. बट लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, मतलब कि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो हमारी जो कि ये हमारी जो सोइल है ना, मतलब कि लेस फर्टाइल हो जाएगा, वो मतलब कि बहुत उपजाऊ नहीं होंगे। ठीक है, फर्टिलाइज़र have also become a source of water pollution। जो कि फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में बनाया जाता है, वो भी एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure and leave the yield uncultivated fallow in between two crops। इसमें कहा गया है कि जो फर्टिलाइज़र हम देखेंगे कि हम मेंटेन करेंगे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, हम देखेंगे तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट ऑफ फर्टिलाइज़र जो कि है वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर से बना हुआ है, मतलब कि बिल्कुल जो कि हम खेत में वगैरह फील्ड में बनाए जाते हैं, मैन्योर से बना है। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स, हम 2 क्रॉप्स जो है छोटे। यस, the use of manure improve the soil texture as well as its water retaining capacity। हम देखेंगे अगर हम यूज़ करेंगे मैन्योर का, खाद का अगर हम यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वो इम्प्रूव करेंगे सॉइल के टेक्सचर को, मतलब कि इम्प्रूव करेंगे सॉइल को अच्छा बनाने में, और एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को। इट रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, क्योंकि जो कि आप जानते होंगे कि जो मैन्योर होता है, खाद जो होती है, वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है, और उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यस, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर आपको एक कोई मेथड अगर हमें कोई और मेथड चाहिए, अगर हम कोई और मेथड देखें रिप्लेस करने का सॉइल की विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्रॉप के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें क्रॉप रोटेशन करनी है। आप सोचेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होती है।
यस, वैसे हम इनको बताएं क्रॉप रोटेशन क्या होती है। क्रॉप रोटेशन ये होती है कि आप जैसे कि आपने कोई भी फसल वगैरह है ना, हमने कोई भी अलग कोई और मेथड से हमने फसल वगैरह उगाया और रिप्लेस किया, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह आए, उपजाऊ हुई, और हम क्रॉप रोटेट करते हैं ऊपर नीचे से हम क्रॉप को करते हैं ना, और एक जैसे कि एक ही दान में वीट कहीं उगाएंगे या फिर किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा देखोगे, इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately. Earlier farmer in the northern India used the grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. हम देखेंगे कोई और मेथड से कि जैसे ग्रो की जाती है क्रॉप्स, जो कि आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ग्रो करना, ये इस मेथड से लेग्यूमिनस से। Yes, leguminous method to fodder in season and wheat in the next season. जैसे कि हमें कोई और सीजन में रेस्ट दे दे करते हैं ना, जैसे कि अगर आप दौड़े हो तो आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है ना, फिर उसके बाद फिर आप करोगे कोई एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी किया जाता है कि भाई आपको वन सीजन में तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह दें और फिर अगले सीजन वीट इन द सीजन उसमें वीट वगैरह क्रॉप लगा दी जाएंगी। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और ये क्या करती है, हेल्प करती है हमें रिप्लेनिशमेंट बनाने के लिए किस सॉइल को, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और जो कि फार्मर है वो और अच्छी तरह करने लगे और ये मेथड को अडॉप्ट करने लगे और वो इस बारे में प्रैक्टिस करने लग गए हैं। इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में लर्न भी किया होगा। किस उसने लर्न किया वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। दिस आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि ये प्रेजेंट होते हैं न्यूडल्स ऑफ द रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ल्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, और ये फिक्स होते हैं किसके साथ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ। देन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये टेबल 1.1 है जिसमें आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में बताया जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा पहले बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपरों में भी आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट और ये आपके पेपरों में आएगा ही आएगा, जिसके है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में। यस, देन आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि जो कि फर्टिलाइज़र है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। फर्टिलाइज़र किसे बनाया, कौन बनाता है, ये फर्टिलाइज़र इंसानों से बनाया जाता है, जो कि ये ऑर्गेनिक मेथड नहीं है, फील्ड में बारे में नहीं जाता है, कि इनऑर्गेनिक मेथड है सॉल्ट का, ठीक है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैं आपको पहले ही बता चुकी कितनी बार कि फर्टिलाइज़र कहाँ पे बनाया जाता है, ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनाया जाती है। आपसे भी पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में, ओके। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल। फर्टिलाइज़र हमें कोई भी हमारी फसल को कोई ह्यूमस हमारे फसल को नहीं प्रोवाइड करता, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बिल्कुल आपको सही तरीके से बताऊँ हिंदी में कि क्या होता है, ये ह्यूमस होते हैं कि सड़ी पत्तियों की मिट्टी होती है जिससे हम खाद वगैरह भी मैन्योर वगैरह आप खाद वगैरह भी कह सकते हो, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट नाइट्रोजन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्या होता है इसमें कि फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जिसमें होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। अब पर हमने फर्टिलाइज़र के बारे में तो हमने पढ़ लिया, फर्टिलाइज़र का चाहिए तो हमने पढ़ लिया ना फर्टिलाइज़र के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैन्योर के बारे में। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the
डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड द प्लांट रेसिड्यूज। जो कि मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डिकम्पोज, जैसे कि कैटल डंग है, मतलब कि गाय का गोबर जिसे हम बोलते हैं, और जो प्लांट रेसिड्यूज है जैसे कि प्लांट के पत्ते गल सड़ गए हैं, सूखे पड़ गए हैं, उसका खाद सी बन जाती है, उसे हम कहते हैं। और मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, जो कि मैन्योर है, खाद है, वो कहाँ बनाया जाता है, फील्ड्स में बनाया जाता है, मतलब कि खेत वगैरह में बनाया जाता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को। ह्यूमस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो गली से मतलब कि सड़ी पत्तियों की खाद वगैरह होता है उसे कहते हैं। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो कि मैन्योर की जो रिलेटिवली लेस होती है, जिसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ तो क्लियर हो गया आप सभी को। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र और मैन्योर। अभी हमने पढ़ लिया 1.1 में क्या पढ़ा, फर्टिलाइज़र और किसके बारे में पढ़ाया हमें, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में पढ़ा है। ये हमने पढ़ा ना अभी, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब एडवांटेज पढ़ेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, और डिसएडवांटेज जिसके फ़ायदे नहीं होते। ठीक है, देखो, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर yes, the organic manure is considered better than fertilizer. This is because जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जो कि फील्ड वगैरह बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा सही होता है फर्टिलाइज़र के मुकाबले। ये किस लिए होता है, इन एक्सचेंजेज ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो कि एक्सचेंज करता है किसकी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये मतलब कि पानी की होल्ड करने कैपेसिटी जो कि सॉइल में होती है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि जो हमारे जो कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्सचेंज करने में, जैसे कि गड्ढे गड्ढे से होते हैं ना, जैसे कि हमारी मिट्टी है और उसमें बीच बीच में गड्ढे गड्ढे से पड़े हुए हैं ना, ये जैसे पोर्स वगैरह होते हैं, जैसे बीच बीच से गड्ढे से पड़े होते हैं ना, ये पोर्स होते हैं ना, तो क्या हेल्प करता है एक्सचेंज करने की गैसेज की, जैसे कि एक्सचेंज हो रही है ना, ऐसे गैसेज को एक्सचेंज करने की ये हेल्प करता है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये हमारे इंक्रीज भी करता है क्या, किस चीज़ की, माइक्रोब्स की, छोटे छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं ना। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, हमारी सॉइल मिट्टी का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है। हमारी आती है इरिगेशन की, सिंचाई की। इरिगेशन तो सबको पता ही होगा ना, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइव, जितने पशु पक्षी जो भी है सबको पानी की तो ज़रूरत है ना जिंदा रहने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हम बात करें कि वाटर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किस चीज़ के लिए, पूरी अच्छी मात्रा में किसी की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो है, पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब उसके अंदर मिट्टी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि प्लांट और रूट्स से, ठीक है, प्लांट्स की रूट से पानी की लगती है ना। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब, और इसमें हम क्या कहते हैं, वाटर मिनरल्स और फर्टिलाइज़र भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और प्लांट क्या कंटेन करते हैं, ज़्यादा मतलब कंटेन करते हैं नियरली 90% ऑफ वाटर। ये मेन है कि 90% ऑफ वाटर क्या करता है, वो कंटेन करता है प्लांट। ठीक है, जैसे कि पता होना चाहिए 90% ऑफ वाटर प्लांट कंटेन करता है। नेक्स्ट, water is essential because the germination of seed does not take place under the dry condition. पानी जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, इसलिए कि जर्मिनेट होते हैं ना कोई भी सीड्स के लिए, डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वो अंदर की ड्राई कोई कंडीशन हो, बिल्कुल सूखा वगैरह, उसमें वो उग नहीं सकता। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच
पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि न्यूट्रिएंट्स है उसमें, जो कि सॉइल में वो डिजोल्व हो जाते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हर एक पार्ट में पौधे की। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो कि पानी है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रॉप को। फ्रॉस्ट में भी जल्दी से बता दीजिए, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। फ्रॉस्ट का मीन होता है ओस। क्या होता है फ्रॉस्ट का मीनिंग? ओस। इसमें बस राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है मेरी, ठीक है। फ्रॉस्ट का मीनिंग होता है ओस, ठीक है, आप सभी को पता चल चुका होगा। यस, फ्रॉस्ट और हॉट एयर मतलब कि गर्म हवा के जो एकदम झोंके आते हैं ना, करंट, उसे कहते हैं। To maintain the moisture and the soil for the healthy crops growth, fields have to be watered regularly। अगर हमने मेंटेन करने कोई भी मॉइस्चर को, नमी को, जो कि सॉइल में होता है, जो कि हेल्दी क्रॉप्स में आने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। The supply of water to the crops is in regular intervals is called irrigation। अगर हम पानी को सप्लाई करेंगे क्रॉप में बार बार, तो हर एक टाइम में, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन में सिंचाई कहते हैं, ठीक है। The time and frequency of irrigation varies the crop to crop, soil to soil and season to season। हमें क्या करना होता है कि इसकी भी एक टाइम और फ्रिक्वेंसी दी जाती है इरिगेशन की सिंचाई की, जो कि वेरियस टाइम में हर एक क्रॉप से क्रॉप, सोए मिट्टी से मिट्टी, और सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अब गर्मी बहुत पड़ेगी तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी ना पौधों को, तो इस करके बार बार पानी डालना पड़ जाता है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑफ रेट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। इसलिए होता है कि जो, इसलिए ये इंक्रीज हो चुका है रेट की इवेपोरेशन होती है ना, एकदम से ऊपर पानी से उड़ के भाप बन के उड़ जाता है सॉइल से या फिर पत्तों से। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। और ये भूजू है, शायद ये भूजू है, जो कि कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर देखना चाहिए, मतलब कि मैं बहुत केयरफुल होकर पानी डाल रहा था अपने प्लांट्स में, पौधों में। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। मेरे पिछले समर में, मेरे पिछले समर आए थे उसमें मेरे जो प्लांट्स थे वो ड्राई हो गए थे और डाइड मीन्स मर गए थे। इस बारे में मतलब कि वो बहुत अच्छी तरह पानी डाल रहा है क्रॉप्स में, ठीक है। नेक्स्ट, यस, अब हम बात करेंगे इरिगेशन के, सिंचाई के सोर्सेस के बारे में। वैसे आप सभी को पता ही होगा इरिगेशन के सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सोर्स क्या क्या है इरिगेशन के? वेल्स होती है ना, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल। जैसे कि कुएँ वगैरह, ट्यूबवेल्स होती हैं, पॉन्ड्स वगैरह होती हैं, लेक्स होती हैं, नदी वगैरह, डैम्स होते हैं, झरने, जो भी झरने, कैनल, जो भी है, ये सोर्स होते हैं इरिगेशन के, सिंचाई के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब आज के समय जो मेथड अपनाया जाता है किसका? इरिगेशन का, सिंचाई का। यस, द वाटर इज अवेलेबल इन ट्यूबवेल्स, लेक्स, कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में या फिर कैनल्स में, जो कि लिफ्ट कर उठाया जाता है अलग अलग मेथड के दौरान और अलग अलग रीजन्स में। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, कैटल और ह्यूमन लेबर यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड आर चीपर। जैसे कि कैटल, गाय वगैरह, भैंस वगैरह से उठाया जाता है, या फिर ह्यूमन मतलब कि हम इंसान भी उठाते हैं और इसे यूज़ करते हैं मेथड्स पे,
और ये मेथड होते हैं बहुत चीप होते हैं, मतलब कि इसमें कोई पैसे वगैरह इतने नहीं लगते, और बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, बट ये लेस एफिशिएंट होते हैं। और अलग अलग प्रकार में ट्रेडिशनल मेथड है वेज है, जैसे कि मोट, जो कि पुली सिस्टम है, कि मोट होते हैं, जैसे ये भी, ये है क्या है, आपको डायग्राम है, ये एक मोट है, ये देखो ये क्या है, एक रस्सी सी है, ये रस्सी आ रही है, और ये पुल वगैरह जो ये है ना, ये ह्यूमन बींग, और ये क्या कर रहा है, ये घड़ा सा टाइप कुछ भी मान लो, इसे पानी को ये घड़ा अंदर डालेगा, फिर उसके बाद इसे खींचेगा इस रस्सी के दौरान, और फिर उसके बाद कहीं जाके से पानी मिलेगा। चेन पंप भी होते हैं, ये चेन पंप है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चेन पंप है, जो ये रस्सी देखिए, और ये चेन पंप इसे बोलते हैं, हम इसमें पानी से की जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देख ली एक इस प्रकार की होती है, जैसे कि ये एक लक्कड़ सी टाइप सी लगाई हुई है, ये एक पत्थर सा रखा है, और ये जैसे कि पेड़ का तना जैसे होता है ना, एक तना टाइप से बोलते हैं उसे, पेड़ वगैरह काट कर, देखिए कैसे ये एक बाल्टी के जरिए उठाया जा रहा है और एक पौधों में पहुँचाया जा रहा है फील्ड में। एक होता है राहट लेवर सिस्टम, राइट, जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी गाय भैंस जो भी है उसे बांध दिया जाता है इस लकड़ी के दौरान, और वह गोल गोल ऐसे घूमती है, और जो एक आपको पाइप दिख रही होगी, देखिए ये ऐसे कनेक्ट होती है, और ये देखिए जब ये गोल गोल घूमेगी तो ये पानी के जो ये बने हुए हैं ना, ये भी घूमेंगे और इसमें पानी भर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद ये हमारे जो कि फील्ड है उसमें पहुँचेंगे हमारे प्लांट्स में। Pumps are commonly used for lifting water, जो कि पम्प्स वगैरह होते हैं ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पानी को उठाने में। Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. ये जितने बात बताई हैं ये सब यूज़ की जाती है, जिस वजह से ये पम्प्स रन करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये एक मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, सिंचाई का। मैंने आपको भी क्या पढ़ाया है, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पुराने समय के जो पहले किए जाते थे यूज़, वो थे जो कि मैंने भी पढ़ाया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पहले के समय किया जाता है। मॉडर्न मेथड के बारे में हम देख रहे हैं, जो कि मॉडर्न मेथड है ये मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो चुकी है। देन इसलिए बाय बाय, टेक केयर। और आप जितना भी मैंने आपको लेसन पढ़ाया है इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है आप वो देख लिया आपने, और उसे अपने याद करने हैं, और क्योंकि आपके पेपर में भी आ सकता है। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, आप देख सकते हैं खुद ही, ये काफ़ी लेंथी है। नो प्रॉब्लम, हम अगले वीडियोस में ये कंप्लीट कर लेंगे जल्द। फिर आपको ये कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा है चैप्टर, और आगे जाके आपको काम भी आएगा। देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।